Yes, dear students, today's topic is derivation of formula. This is third application of dimensional analysis. इसमें है using the principle of homogeneity of dimensions, the formula of a physical quantity can be derived by knowing the factors on which the given quantity depends. अगर ये पता चल जाए कि कोई क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से हम उस क्वांटिटी का उन फैक्टर्स के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक। लेट द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ एल, मास m ऑफ इट्स बॉब, जो इसमें आगे एक वेट लटकाते हैं हम, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। तो अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी इफेक्टिव लेंथ, उसके मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे, तो इनके बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए, इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं देखिए। मान लेते हैं टाइम पीरियड टी की डायमेंशंस लेंथ में a, मास में b और g में c, ये इनकी डायमेंशंस मान लेते हैं। डायमेंशंस जानते हैं हम, वो पावर होती हैं जो इन फैक्टर्स पे चढ़ा के हम और टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। नेक्स्ट लाइन में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कोई कांस्टेंट ले आए तो t इक्वल टू k, l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, और इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। अब दोनों साइड की डायमेंशंस लिख देते हैं, यानी डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देते हैं। तो टाइम पीरियड का हो गया t, k कोई कांस्टेंट है, इसकी यूनिट वगैरह कुछ पता नहीं है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं लिख सकते। लेंथ का हो गया l, मास का हो गया m, और g जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2, तो इसलिए ये हो गया LT-2 और उसकी पावर ये c। नेक्स्ट लाइन में k, t इक्वल टू k, ब्रैकेट के अंदर l की पावर a, m की पावर b, और यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं तो l की पावर c हो जाएगा और t की पावर -2c। नेक्स्ट लाइन में अगर चाहें, क्योंकि राइट साइड में t के अलावा l और m भी हैं, लेफ़्ट साइड में नहीं है, तो हम लिख के उनकी पावर 0 भी लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चाहें तो ईजी हो जाएगा तो लिख सकते हैं। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड को कंपेयर करते हैं हम। कोरस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स हैं उनकी पावर को कंपेयर करेंगे। l की पावर को l से, m की पावर को m से इक्वल करेंगे, t की पावर को t से इक्वल करेंगे। तो इस तरह से अगर हम l को इक्वेट करते हैं तो a प्लस सी इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पहले आ चुकी है। m की पावर को इक्वेट करते हैं तो b इक्वल टू 0 आता है, और t की पावर को इक्वेट करते हैं तो -2c इक्वल टू 1, जिससे c की वैल्यू डायरेक्ट -1/2 आ जाती है। ये देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जब l की पावर को इक्वेट करेंगे, ये l की पावर यहाँ a प्लस सी है, ये 0 है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 थर्ड सेकेंड इक्वेशन आ गई, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हम पहले ही ये मान चुके हैं यहाँ, ये वाली। तो l की पावर को इक्वेट किया, यहाँ दिख रहा है, देखिए l की पावर को इक्वेट किया, a प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। m की पावर को इक्वेट करते हैं तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ गया, थर्ड इक्वेशन बनी। और t की पावर को इक्वेट करते हैं तो -2c इक्वल टू 1, और डायरेक्ट c की वैल्यू -1/2 ये आ गई। अब अगर c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख दें, ये गलती से इक्वेशन 1 लिखा गया यहाँ पे, इसको मैं इक्वेशन 2 करता हूँ, ये इसको हटा के
फ्रॉम इक्वेशन 2। यस, ये इक्वेशन 2 करते हैं। c की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख के, ये इक्वेशन 2 है हमारी, ये रही। इसमें c की वैल्यू रखी -12 और a की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, a इक्वल टू आ गया +12, ये a इक्वल टू +12 आ गया। तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, a की पावर +12, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -12। अब फर्स्ट इक्वेशन में इन तीनों वैल्यू को रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी t इक्वल टू k, l की पावर a थी, a की पावर हाफ आई तो हाफ रखा, m की पावर b थी, b की वैल्यू 0 आई, g की वैल्यू c थी, c की वैल्यू -12 आई। तो अब इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना t इक्वल टू k, l की पावर प्लस की हाफ है ऊपर रखा, g की पावर -12 थी प्लस करके नीचे ले गए, m की पावर 0 की मतलब वैल्यू हो गई 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इनको हाफ पावर को रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आ गया अपना t इक्वल टू k रूट l/g। अगर k की वैल्यू नहीं पता है, डायमेंशनल एनालिसिस से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, इसलिए एग्ज़ाम में चाहे तो अपना आंसर यहीं लिख सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू पता है, फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, तो और भी अच्छा हो जाएगा, वैल्यू लिख देनी चाहिए। तो लिख सकते हैं दूसरे मेथड से, किसी मेथड से निकाली होगी, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली या बाई अदर मेथड वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ k और इट इज़ k इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड k इक्वल टू 2 पाई और k की वैल्यू ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया t इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। तो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से टाइम पीरियड जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, उनकी टर्म्स में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी आ सकते हैं जिन पे डिपेंड नहीं करता और उनको क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, इसलिए उनकी पावर होंगी वो 0 आ जाएंगी और वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब लिमिटेशंस हैं कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की, यानी कुछ ऐसी कमियां हैं इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में जिनका मेंशन करना ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। तो पहली लिमिटेशंस हैं इसकी, द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डेराइव्ड इफ़ इट डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सेकंड, कॉन्स्टेंट्स लाइक ई, पाई एट्सेट्रा, इनकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड है, फॉर्मूले कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, ई फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी वैल्यू नहीं हम निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह, इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। फोर्थ, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन कैन नॉट बी डेराइव्ड। कोई इक्वेशन टाइप जिसमें प्लस या माइनस यानी एक से ज़्यादा टर्म आती हों, तो उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डेराइव नहीं कर सकते। जैसे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दिया है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आएगा, वो डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं निकाल पाएंगे। फिफ्थ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसका पता भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं लगा पाएंगे। तो ये कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस थी। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।